कभी कभी सबसे बड़ा शोर वो खामोशी करती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। हेलो स्टोरी सीकर्स, वेलकम टू द ओजस्वी इंक एफएम और आप सुन रहे हैं बंधन एक मर्यादा, रिटेन बाय शालिनी चौधरी। कहते हैं कहानी जिंदगी है और जिंदगी में कहानी, तो जब तक जिंदगी है तब तक कहानियों का मजा लेते रहें। बिहार मधुबनी। सुधीरा जी के कहने पर बंधन नहाने चली गई क्योंकि अब घर के सारे काम पूरे हो चुके थे। लगभग 15 मिनट के बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है। उसके बाद सुधीरा जी नहाने चली गई। बंधन अपने कमरे में आती है और अलमीरा से एक सूट सलवार निकाल कर पहन लेती है। लाइट ग्रीन रंग का वो सूट जिस पर रेड धागों का वर्क था उस पर बेहद सलीके से जच रहा था। वो आईने के सामने खड़ी होती है और अपने बाल खोलती है जो अब तक जूड़े में बंधे थे। बाल खुलते ही लहराते हुए उसके कमर से भी नीचे तक आ जाते हैं। वो बड़े प्यार से बेहद सुकून के साथ अपने बालों में कंघी करने लगती है। उसके हर मूवमेंट से साफ झलक रहा था कि उसे अपने बालों से कितना लगाव है। बाल सुलझने के बाद उन्हें सिंपल सी चोटी में गूंथ देती है जो फिर भी उसकी कमर से नीचे तक आ रही थी। तैयार होकर वो अपना फोन उठाती है और बाहर हॉल में आकर बैठ गई। तभी सुधीरा जी भी नहाकर बाहर आईं और हॉल में प्रवेश करती हैं। सुधीरा जी मुस्कुराते हुए बोली, जाना ट्रे वगैरह सजा ले, ड्राई फ्रूट्स भी रख देना, लेकिन सारे मत रखना एक ही बार में, ठीक है? और सबको थोड़ा ऐसे फैला कर रखना कि अच्छा भी लगे और ज्यादा भी लगे। सुधीरा जी की बात पर बंधन कंफ्यूज होते हुए बोली, हैं? मतलब क्या है आपका? सुधीरा जी सोफे पर एडजस्ट होते हुए बैठ गई और फिर बोली, ऐसे नहीं चलती है गृहस्थी, बहुत गणित लगाना पड़ता है। जो सामान कम हो उसे ऐसे रखो कि पर्याप्त दिखे। वो तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं, वो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, सब हो जाता है। उनकी बात पर बंधन मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, समझ गए कि गृहस्थी में बहुत गणित लगाना होता है। इतना कहकर वो उठती है और सारा सामान लगाने लगती है। तभी घर का दरवाजा खटखटाता है। सुधीरा जी उठकर दरवाजा खोलती हैं। सामने रचना जी खड़ी थी। रचना जी खुशी से गले लगते हुए बोली, सुधीरा केना छियै? सुधीरा जी खुशी से बोली, हम तो ठीके छी, अहाँ केना छी, सब ठीक ने? आओ राजनी एले, कहने तो छले कि एतै। रचना जी मुस्कुराते हुए बोली, एलियै और रास्ता में केशव भेट गेलै तो ओकरे संगे गेलै। उनकी बात पर सुधीरा जी हल्के गुस्से से, अच्छा ओकरा संगे छै, तहन तब भेलै, आब वो दोनों सांझ से पहले नहीं आत। रचना जी हंस पड़ती हैं। दोनों अंदर आकर हाथ पैर धोती हैं और हॉल में आकर बैठ गईं। तभी बंधन किचन से बाहर आती है। जैसे ही उसकी नजर रचना जी पर पड़ती है वो दौड़ते हुए आती है और उनके पैर छूती है और गले लग जाती है। बंधन खुशी से बोली, मामी आप आ गई, पता है मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करूँ, आप तो अपने टाइम पर ही आती। रचना जी बंधन को अपने पास बैठाते हुए बोली, अगर मेरे बच्चे को इतना ही याद आ रहा था तो आ जाना था ना मामी के पास। उनकी बात पर बंधन मुस्कुराते हुए बोली, कैसे, अभी तो कॉलेज चल रहा था, अब जाकर खत्म हुआ है। हाँ लेकिन अब मैं जरूर आऊंगी। रचना जी सुधीरा जी से बोली, केशव किस क्लास में है? सुधीरा जी रचना जी को देखते हुए बोली, क्लास 10th में है, बोर्ड्स है इस बार, पर पढ़ते लिखता कुछ भी नहीं है, बस घुमवा लो घुमक्कर। रचना जी बोली, अरे सब बच्चे पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ रहा होगा, टेंशन मत लो। तभी केशव और राज अंदर आते हैं। दोनों हाथ पैर धोकर हॉल में आकर बैठ जाते हैं। बंधन खुशी से राज के गले लगते हुए बोली, भाई आई रियली मिस यू। राज मुस्कुराते हुए बोला, मिस यू टू बच्चा। सुधीरा जी मजे लेते हुए बोली, इस भरम में मत रहना किसने तुझे मिस किया। अपने राज बाबू को अपनी वाली से फुर्सत कहाँ मिलती है। भाभी अभी शादी हुई नहीं है तो ये हाल है, हो जाएगी तो पता नहीं क्या करेगा ये लड़का। सुधीरा जी की बातें राज के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बस मुस्कुरा देता है। राज मुस्कुराते हुए बोला, और मेरी बुआ को ऐसा लगता क्यों है? सुधीरा जी भौहें चढ़ाते हुए हल्के गुस्से से बोली, अगर फुर्सत होती तो बुआ को कॉल भी करता तू, लेकिन बुआ को कॉल तब करोगे ना जब फ्री हो। राज सर झुकाते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सबको मिस किया और खास करके अपने भाई बहनों को। बंधन की नजर लगातार राज पर टिकी हुई थी। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। बंधन उठते हुए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ और भाई आपकी फेवरेट कॉफी भी, इतना कहकर वो जाने लगती है।
तभी राज उठकर उसके पीछे जाते हुए बोलता है, चल मैं भी चलता हूँ। राज की बात पर सुधीरा जी हिचकिचाते हुए बोली, बेटा वहाँ गर्मी लगेगी। राज मुस्कुराकर, नहीं लगेगी बुआ, आप टेंशन मत लो। वो बंधन के साथ किचन की ओर चला जाता है। सुधीरा जी की नजर अब भी उसी तरफ टिकी रहती है। रचना जी सुधीरा जी से हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं समझी, अरे उन दोनों को कोई बात करनी होगी इसलिए चल पड़े। सुधीरा जी मुस्कुराते हुए बोली, ये दोनों भी ना बहनों की तरह बात करते हैं। चौधरी निवास में चहल पहल बढ़ चुकी थी। रह रह कर हंसी और ठहाकों की आवाजें गूंज रही थी। वहीं किचन में बंधन एक तरफ चाय चढ़ा देती है और दूसरी तरफ कॉफी बनाने लगती है। कॉफी बनाते हुए बंधन की नजर अनायास ही राज पर पड़ती है और वो उसे देखते हुए बोली, हाँ बोलो, क्या हुआ है आपको? बंधन के अचानक सवाल करने पर राज चौंकते हुए बोला, मुझे कहाँ कुछ हुआ है, और क्या होगा मुझे? बंधन मुस्कुराकर, हाँ आपको कुछ होना भी नहीं चाहिए। और फिर अपने मन में बोली, शायद किसी बात से परेशान है, अभी पूछना ठीक नहीं होगा, बाद में बात करूंगी। बंधन कॉफी तैयार कर राज को दे देती है, फिर चाय बनाकर हॉल में ले जाती है। सबको चाय पकड़ाती है और खुद भी वहीं बैठ जाती है। अंदर किचन में राज कॉफी पी रहा था, लेकिन हर घूंट के साथ उसे निया का धोखा ही याद आ रहा था। कितनी बार उसने खुद को रोका, लेकिन फिर भी उसके आंसू आंखों की बेरियां तोड़कर बाहर आ ही जाते। राज तड़पते हुए खुद से बोला, तुमने वो किया है मेरे साथ जिसके बाद मैं शायद ही किसी पर भरोसा कर पाऊं। नफरत है मुझे तुमसे। वो अपने आंसू पोंछता है और बाहर हॉल में आकर बैठ जाता है। सबसे बातें करने लगा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी केशव टीवी ऑन करता है। म्यूजिक चैनल लगा हुआ था और उसी पल गाना बज रहा था, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो दिखाए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो दिखाए। गाना सुनते ही राज के लबों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसकी हालत कुछ ऐसी ही थी, दिल में हजारों गम, आंखें आंसुओं से भरी और लबों पर मुस्कान। सुधीरा जी केशव को डांटते हुए बोली, रे पजर खसुआ रे, बंद करना, अभी सब बैठे हैं, समझ में नहीं आता है क्या? सुधीरा जी की डांट सुनकर केशव तुरंत टीवी ऑफ कर देता है। बंधन उठती है और सबके लिए मठरी, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट वगैरह लेकर आती है। इसके बाद सब साथ में खाने लगते हैं। भार्गव कॉर्पोरेट आगे अपनी केबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे थे। काम करना था, लेकिन अज्ञे एक टक स्क्रीन को घूरे जा रहा था और उसका दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। वो कुछ सोचते हुए मन में बोला, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि राज कहीं न कहीं निया से भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो उससे दूर होना चाहता है, लेकिन क्यों? राज ही तो निया के पीछे था कॉलेज से, फिर अब ऐसा क्या हुआ? क्या राज को कोई और पसंद आ गई है? नहीं यार, वो इस पर्सनैलिटी का आदमी ही नहीं है। वो तो निया पर जान छिड़कता है। कहीं निया ने तो कुछ नहीं किया या फिर कुछ कहा हो? हो सकता है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके कैबिन में करण की एंट्री होती है। करण अंदर आते हुए हल्की बेसब्री से बोला, यार भाई, मन्नत और निया भी मनाली आने के लिए जिद कर रहे हैं। सुनो, उन दोनों को भी ले लेते हैं और फ्रेंड्स ग्रुप में भी मैसेज कर दे कि सब आ जाएं, मस्त सब घूम लेंगे। अज्ञे मुंह बनाते हुए बोला, क्या यार, मना कर देना, बॉयज ट्रिप रखते हैं। कहाँ सारी गर्ल्स को ऐड कर रहा है? करण बेबसी भरी नजर से, यार मना किया लेकिन मान नहीं रही है, तुम मान जा यार प्लीज। अज्ञे चिढ़ते हुए करण को देखता है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए अपने मन में बोला, चल ठीक ही है, जब राज हमें ज्वाइन करेगा तब मैं अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगा। देखता हूँ वहाँ भी निया को इग्नोर करता है या ये मेरा ही भ्रम है। करण अज्ञे को हिलाते हुए बोला, ओए कहाँ खो गया? क्या सोच रहा है यार, प्लीज मान जाना। अज्ञे भारी मन से बोला, ठीक है यार, मन तो नहीं है लेकिन चल ठीक है। उसकी बात पर करण मुस्कुरा देता है और बोला, थैंक यू यार, वरना निया तब से सर पर चढ़ी हुई थी। अज्ञे हल्की सी मुस्कान दे देता है। तभी राजेश जी कैबिन के अंदर आते हैं। राजेश जी रोबदार आवाज में बोले, तुम लोग कहीं जाने का प्लान बना रहे हो क्या? करण के बगल में जाकर बैठ जाते हैं। अज्ञे उन्हें देखते ही खड़ा हो जाता है, लेकिन राजेश जी हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहते हैं। राजेश जी अज्ञे को देखते हुए बोले, जैसे करण मेरा बेटा है वैसे तुम भी मेरे ही बच्चे हो, इसलिए उठने की जरूरत नहीं है। अज्ञे मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू अंकल। राजेश जी भी मुस्कुराने लगे और फिर पूछे, कहाँ जाने का प्लान बन रहा है?
अज्ञा मुस्कुराकर। अंकल बहुत दिन हो गया है, इसलिए थोड़ा घूमकर मूड फ्रेश करने का सोच रहे हैं। मनाली का प्लान बना है। राजेश जी मुस्कुराते हुए। ये तो अच्छा है, लेकिन तब तक काम का क्या होगा? अज्ञा मुस्कुराकर। सारा काम खत्म कर दिया है और जो आएंगे उनके लिए हम वहीं से काम कर लेंगे। राजेश जी मुस्कुराकर। अच्छा, फिर ठीक है। उसके बाद अज्ञा हिचकिचाते हुए बोला, अंकल, मैंने करण के पीए पोस्ट के लिए और मैनेजर पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। जब तक हम सब लौटेंगे तब तक हायरिंग भी हो जाएगी, क्योंकि अब मैं और राज अपने बिजनेस पे भी थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहते हैं। आप गलत मत समझिएगा। अज्ञा बोलते बोलते चुप हो गया। राजेश जी हंसते हुए बोले, अरे मैं गलत क्यों समझूंगा, सही है। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और करण को तुम्हारी हेल्प करनी भी चाहिए। मैं गलत तब समझता जब तुम दोनों बिना कोई उपाय किए चले जाते, लेकिन वैकेंसी निकालना दिखाता है कि तुम्हें इस कंपनी की कितनी फिक्र है। अज्ञा मुस्कुराते हुए। थैंक यू अंकल। अब तक चुप बैठा करण बोल पड़ता है, चल आज ही निकलना है, सबको बोल दे कि हमें वहीं ज्वाइन कर ले। मैं उन दोनों को बता देता हूँ। अज्ञा हाँ में सिर हिला देता है। खुराना हाउस, मन्नत का कमरा। मन्नत अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसके बगल में निया भी लेटी थी। दोनों आराम से मूवी देख रही थी। तभी निया का फोन रिंग करता है और मन्नत मुंह बनाते हुए बोली, निया, कौन है? जल्दी रिसीव करो बेब, वरना बहुत डिस्टर्ब होंगे। निया फोन स्क्रीन देखते हुए बोली, भाई है। मन्नत चिढ़कर, बेब्स, तुम्हारे भाई के फोन में मेरा नंबर नहीं है क्या? कभी भी ये लड़का मुझे सामने से कॉल नहीं करता, हमेशा मैं ही कॉल करती हूँ। निया फोन रिसीव करती है और स्पीकर पर डाल देती है और फिर बोली, हाँ भाई बोलिए। करण बड़े प्यार से बोला, कैसी है मेरा बच्चा और कहाँ है अभी? निया क्यूट आवाज में बोली, भाई मैं तो अच्छी हूँ और प्यारी भी, और अभी मैं भाभी के घर पर हूँ। करण अचानक खामोश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या बोले। निया का मन्नत को भाभी कहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन निया की खुशी के लिए वो चुप रह जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद करण खामोशी तोड़ते हुए बोला, थोड़ी देर बाद फ्लाइट है मनाली के लिए, तुम दोनों तैयारी कर लो। निया और मन्नत खुशी से चीख पड़ते हैं। उनकी खुशी देखकर करण के चेहरे पर भी मुस्कान फैल जाती है। निया खुशी से उछलकर बैठ जाती है और उसी के साथ मन्नत भी उठकर बैठ जाती है। दोनों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन जहां निया के चेहरे की खुशी इस बात की थी कि उसका भाई उसे किसी भी चीज के लिए कभी मना नहीं करता, वहीं मन्नत की मुस्कुराहट और आंखों की चमक कुछ और ही कहानी कह रही थी। उसकी आंखें इस वक्त किसी और ही कहानी की पृष्ठभूमि तैयार करने में लगी थी। एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत खतरनाक थी। शायद कई जिंदगियों की बर्बादी की दास्तान यहीं से शुरू होने वाली थी। उसकी आंखें और चेहरे के हाव भाव इस बात के गवाह थे कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कई और चेहरे भी छिपे हुए हैं। निया खुशी से झूमते हुए करण से बोली, भाई यू आर जस्ट वाओ, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन होल यूनिवर्स, रियली रियली आई लव यू अ लॉट। करण मुस्कुरा कर बोला, लव यू टू मेरा बच्चा, तुम खुश हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे। अब चलो जल्दी तैयारी कर लो, ठीक है? बाय, टेक केयर। मन्नत निया को इशारा करती है कि उसे भी बात करनी है। निया शरारती मुस्कान के साथ फिर से करण से बोलती है, भाई अपनी वुड बी वाइफ से बात नहीं करनी है क्या? अगर आप ज्यादा बिजी हो तो भी बात कर लो, क्योंकि वो तो मरी जा रही है। हंसते हुए निया फोन मन्नत को पकड़ा देती है और हाथ में किताब उठाकर बाहर चली जाती है। मन्नत फोन पर नाराजगी से, क्यों मुझसे बात नहीं करनी है? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ करण। एक तो तुम मुझे होटल में छोड़कर आ गए और फिर दोबारा कॉल भी नहीं किया, कोई मैसेज भी नहीं किया। मतलब मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। यू नो ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी खूबसूरत है और ये जमाना कितना खराब है। तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो और दोबारा कॉल भी नहीं करते हो? आई जस्ट हेट यू। करण कब से उसकी बातें सुन सुनकर पक चुका था। अब उसके भीतर गुस्सा और इरिटेशन भरने लगा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत करते हुए कहा, सॉरी, एक्चुअली दादी से मिलने के बाद मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था, इसलिए डायरेक्ट सो गया। अच्छा ये बताओ तुम्हारी नाराजगी कैसे दूर होगी? करण बोल तो रहा था, लेकिन एक भी शब्द दिल से नहीं निकल रहा था। सब कुछ ऊपर ऊपर से अनमने ढंग से उसका दिल कर रहा था कि बस कब ये फोन रख दे। वही मन्नत जैसे इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। वो कातिल मुस्कान के साथ बोली, हम दोनों मनाली में शॉपिंग करने चलेंगे। करण लंबी सांस लेते हुए बोला, ओह
ठीक है, काम बहुत है इसलिए फोन रखता हूँ, बाय। जवाब सुने बिना ही करण फोन काट देता है। इधर मन्नत अब भी फोन कान से लगाई बैठी थी और उसके दिमाग में रियांश की कही बात गूंज रही थी। करण भी तुम्हें छोड़ ही देगा। मन्नत की आंखें लाल हो जाती हैं और वो मन में हल्के गुस्से से बोली, देखना तुम रियांश ठाकुर, करण भार्गव मेरा है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं उसे ऐसा करने ही नहीं दूंगी। उसकी आंखें धधक रही थी जैसे किसी बड़ी तबाही का संकेत हो। भार्गव कॉर्पोरेट, करण का केबिन। करण अपनी चेयर पर बैठ जाता है, लेकिन मन्नत की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी और यही आवाज उसे और ज्यादा इरिटेट कर रही थी। करण खुद से, ओह, पता नहीं क्यों, लेकिन अब तुम्हारी आवाज भी मुझे इरिटेट करने लगी है। लेकिन क्या करूं, तुम मेरी माँ की ही नहीं बल्कि निया की भी पसंद हो। करण का पूरा दिमाग जैसे उलझ कर रह गया था। वहीं इस उलझन से दूर बिहार, मधुबनी। शाम हो चुकी थी। सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी नारायण जी आते हैं। उन्हें देखते ही रचना जी खुश हो जाती हैं, क्योंकि दोनों की बड़ी जमती थी। रचना जी मुस्कुराते हुए बोली, सुधीरा देखो, मेहमान जी भी आ गए हैं, इनके लिए भी चाय लाओ। नारायण जी सामने वाले सोफे पर बैठते हुए, नहीं, अब एक टाइम ही चाय पीता हूँ, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। रचना जी मुस्कुराते हुए बोली, आपको भी? ये गैस की समस्या तो लगता है हर घर में है। उनकी बात पर नारायण जी हंसते हुए बोले, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब दवाई खाना ऐसा लगने लगा है जैसे भूजा खा रहे हूँ। रचना जी हंसने लगती है। तभी बंदर वहां आती है। उसके हाथ में रसगुल्ले की कटोरियां होती हैं। एक कटोरी वो नारायण जी को पकड़ा देती है और बाकी वहीं रख देती है। सब बातें करने लगते हैं। तभी राज के दिमाग में कुछ आता है और वो मुस्कुराते हुए नारायण जी से बोला, फूफा जी, बंदर को हमारे साथ दिल्ली आने दीजिए, वो वहाँ आगे की पढ़ाई कर लेगी। उसके पास कई करियर ऑप्शन भी खुल सकते हैं। इसके बाद केशव को भी ले जाऊंगा, पहले इसके बोर्ड्स हो जाए तब। नारायण जी सोचते हुए, ओ बेटा, चाहती तो वो भी है जाना, लेकिन वहाँ लिंक नहीं बैठ रहा था। मैंने इसकी बुआ से बात किया, लेकिन वो तो खुद भी किराए पर रहते हैं। लेकिन आप लोगों से इसलिए नहीं कहा कि उनकी तकलीफ नहीं देना चाहता था। रचना जी हल्के गुस्से से बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं मेहमान जी? इसमें तकलीफ की क्या बात है? जब राज के पापा गुजर गए थे तब आप लोग ही तो सहारा बने थे। दिल्ली जैसे शहर में अगर मैं इसे लेकर रह पाई और इसकी पढ़ाई पूरी हुई तो सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप यहाँ से पैसे नहीं भेज तो आज मैं शायद उन्हीं सड़कों पर भीख मांग रही होती। इसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। रचना जी की बात पर माहौल अब एकदम शांत हो गया था। सब खामोश हो चुके थे। तो मनाली का ये सफर कैसा रहेगा? क्या चल रहा है मन्नत के दिमाग में? और क्या राज और निया टकराएंगे मनाली में, या बंधन का बिहार जाने का सपना पूरा हो पाएगा? को आज का ये भाग इन्हीं सवालों के साथ खत्म होता है। कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो मतलब साफ है कि आप बंधन के साथ जुड़ चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी एपिसोड्स आपको बिना किसी रुकावट के मिलते रहें और आप बंधन के सफर का एक हिस्सा भी मिस न करें। आप बंधन से मिलते हैं हर सोमवार, शुक्रवार और बुधवार को। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। टेक केयर स्टोरी सीकर्स।